जानेंगे अपने दूसरे रेशे लिनन के बारे में। लिनन के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए लिनन से बनने वाले प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि लिनन एक कैसा रेशा है? वानस्पतिक रेशा है और इसमें सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे सेल्यूलोजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। सेल्यूलोज की मात्रा कपास में सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन इसमें 5% कम होने के कारण यह कपास से इसकी तुलना की गई है। इसके साक्ष्यों की बात किया जाए तो राजा महाराजाओं के शवों का साक्ष्य लिनन के रूप में देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के शव लिनन के रेशे में लपेटे हुए मिले हैं, इसलिए लिनन को बहुत ही प्राचीन रेशे की संज्ञा दी गई है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने भी इसका वर्णन किया है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने भी इसका वर्णन किया है। इजिप्ट के राजाओं द्वारा भी इसे बताया गया है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा भी इसे धारण किया जाता था। मनुस्मृति में भी इसका वर्णन मिलता है। यह एक प्राचीन रेशा है जो कि अपनी सुंदरता, आकर्षक के कारण सबको प्रभावित किया है और यह विश्व में विख्यात है। सन को यानी कि फ्लैक्स के पौधे को 3-4 नामों से जाना जाता है, जैसे इसे सन, फ्लैक्स, सनई और लिनन, इन तीनों नामों से जाना जाता है। लिनन का यह जो प्रश्न बना, लिनन के पौधे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो फ्लैक्स के पौधे से 2021 के टीजीटी में यह पूछा गया था। फिर हम देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम। लिनन का वानस्पतिक नाम, लिनन का वानस्पतिक नाम है लिनन यूसेटेरिशियम। लिनम यूसीटेरिशियम, लिनन यूसीटेरिशियम। इसका यह प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने के कारण यह एक प्राकृतिक रेशा है। तने से यह प्राप्त होता है, इसलिए इसे तना वाला रेशा कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि तने वाला रेशा है कपास, जूट, फ्लैक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैक्स। इसमें कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अधिकता होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अधिकता होती है। इसमें गोंद की भी मात्रा होती है और इसमें पैक्टिन भी पाया जाता है। पूछता है प्रश्न कि किस रेशे में पैक्टिन की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ आंसर होता है फ्लैक्स। इसके जन्मदाता की बात किया जाए तो जन्मदाता इसका मिस्र है। फ्लैक्स का जन्मदाता मिस्र है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। लैंड ऑफ लिनन किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है, या मिस्र को लिनन की भूमि के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछता है लिनन की भूमि की संज्ञा किसे दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिनन को। संरचना की बात किया जाए तो इसमें 75% सेल्यूलोज की मात्रा होती है। 75% सेल्यूलोज की मात्रा होती है और 5% पैक्टिन की मात्रा होती है। प्रश्न पूछता है कि किस रेशे में पैक्टिन की मात्रा होती है, तो आंसर हो जाएगा फ्लैक्स। 11% इसमें जल की मात्रा पाई जाती है। इसका प्रतीक पूछा जाता है कि लिनन किसका प्रतीक है, तो लिनन जो है वह विलासिता का, धार्मिकता का, त्योहारों का, शुद्धता का, ठंडक प्रदान करने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूछा जाता है प्रश्न कि विलासिता का प्रतीक किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा विलासिता का जो प्रतीक होता है वह कौन होता है, लिनन होता है। लिनन के बारे में हम
जानेंगे अब इसके खेती के बारे में कि लिनन की खेती कैसे की जाती है। लिनन के खेती की बात किया जाए तो खेती में पहले आता है जलवायु। जलवायु में इसको नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात किया जाए तो इसे भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। पानी का बात किया जाए तो इसे शुद्ध और मृदु जल की आवश्यकता होती है। शुद्ध एवं मृदु जल की आवश्यकता होती है। इसे बोने का समय की बात किया जाए या बुआई की बात किया जाए तो इसे अप्रैल या मई महीने में बोया जाता है। अप्रैल और मई महीने में बोया जाता है। लिनन के पौधे कुछ इस प्रकार के होते हैं। यह हो गया इसका जड़, यह हो गया तना, इसके पत्तियां कुछ नुकीली होती हैं, इसकी पत्तियां कुछ नुकीली होती हैं। जो लिनन का पौधा होता है उसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। प्रश्न पूछता है कि लिनन की पत्तियां कैसी होती हैं, तो लिनन की पत्तियां जो होती हैं नुकीली होती हैं। लिनन की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। इसके पौधे ऐसे ऐसे रूपों में फैले होते हैं और इसके फूलों के बीच बीच में बीज लगे होते हैं। फूलों के बीच में यह बीज लगे होते हैं। फूलों के बीच में बीज लगे होते हैं। लिनन का पौधा जो होता है बीज उसके बीज को हम पशुओं को चारे के रूप में देते हैं। इसके जो बीज होते हैं उसको क्या किया जाता है, तेल निकालने के बाद पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। इसमें दो तरह के फूल खिलते हैं। पहला फूल होता है नीला और दूसरा फूल होता है सफ़ेद। अलग अलग पौधे की जो अलग अलग किस्में हैं उसमें अलग अलग किस्म के पौधे में फूल अलग अलग होते हैं। सफ़ेद रंग के फूल से जो वस्त्र बनाया जाता है या जो रेशा तैयार होता है वह निम्न कोटि का होता है। निम्न कोटि का और खुरदुरा होता है। निम्न कोटि का और खुरदुरा होता है, मोटा होता है, परंतु उसकी एक अच्छी विशेषता है कि यह बहुत मजबूत होता है। परंतु नीले रंग के पुष्प की बात किया जाए तो इससे उत्तम कोटि के रेशे की प्राप्ति होती है और इसके रेशे सुंदर और बारीक होते हैं। सुंदर और बारीक होने के कारण इससे अच्छे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार का रेशा होता है उसी प्रकार से वस्त्रों को बना लिया जाता है। अलग अलग किस्म के वस्त्रों को तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार के रेशे का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम बात करेंगे गलाने का प्रोसेस, यानी कि इसको कैसे गलाया जाता है। गलाए जाने का जो प्रोसेस है वह 4 प्रकार का है। इसे 4 प्रकार से हम गला सकते हैं, जिसमें पहली विधि है घरेलू विधि। घरेलू विधि में 2 विधियां हैं। पहली विधि है पानी में डाल करके या किसी पोखरे में पानी द्वारा, और दूसरा है ओस द्वारा। पहला है पानी द्वारा, दूसरा है ओस द्वारा। पानी में डाल करके किसी तालाब या पोखरे में डाल करके इसके रेशे को गला देते हैं। फिर अगला है यांत्रिक विधि द्वारा। अगला है यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। चौथा है रासायनिक विधि द्वारा गलाना। रासायनिक विधि द्वारा गलाना। इसके गलाने का 4 प्रोसेस है। चलिए हम एक एक को जानते हैं। जैसे कि घरेलू विधि में पहली विधि है पानी द्वारा। पानी द्वारा गलाना। पानी द्वारा गलाने पर इसका एक गट्ठर बना लिया जाता है और उस गट्ठर को पानी में पोखरे तालाब में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को करने में कम से कम 10 दिन या 2 सप्ताह का वक्त लगता है। 10 दिन या 2 सप्ताह का वक्त लगता है और यह एक सस्ती विधि या सस्ती प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया
ओस द्वारा हम इसे गलाते हैं। ओस द्वारा गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें कम से कम 4 से 8 सप्ताह का वक्त लगता है। 4 से 8 सप्ताह का वक्त लगता है। यह भी सस्ती विधि है, लेकिन एक विधि में जल्दी हो जाता है, दूसरी विधि में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में हम जब रेशे को गलाते हैं तो इसमें एक लकड़ी की टंकी होती है। उस टंकी में पानी भरा होता है। पानी एक तापक्रम पर होता है। उस तापक्रम का सेल्सियस होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका तापक्रम होता है। और यह एक महंगी प्रोसेस है। महंगी प्रोसेस के द्वारा इसे गलाया जाता है। इसमें कम समय लगता है, समय की बचत होती है। और अगली विधि है रासायनिक विधि। अगली विधि है रासायनिक विधि। इस विधि में रसायनों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विधि में हम केमिकल का यूज करते हैं। केमिकल में होता है सोडा एस, केमिकल में होता है सोडा एस, ऑक्जेलिक एस, ऑक्जेलिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इन सारे सोडा को क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें रेशे को यानी कि तने को डाल करके उबाल दिया जाता है। और रेशा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो करके वह तने को छोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है। लेकिन इससे क्या हो जाता है, रेशा जो होता है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और यह विधि जो है काफ़ी महंगी विधि है। अगला देखेंगे हम निर्माण की प्रक्रिया या रेशे के निर्माण का प्रोसेस क्या है। पहला क्या करता है, हम रेशे को निर्माण करने के लिए हम स्टोरिंग यानी कि संग्रह करते हैं। स्टोरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। स्टोरिंग मतलब क्या होता है, संग्रह करना। स्टोरिंग मतलब संग्रह करना। फिर क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग विधि भी एक श्रम साध्य विधि है। इसे हम ब्रेकिंग विधि में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ करके रेशे को अलग करते हैं। फिर उसके बाद स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग करने में क्या किया जाता है, रेशे को पीट करके अलग कर दिया जाता है। पीट करके अलग कर दिया जाता है। फिर हम करते हैं कॉम्बिंग। इस प्रकार से कॉम्बिंग विधि द्वारा हम रेशे का क्या करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद रेशे को सुलझाया जाता है। कंघी करने के बाद उसको हाकलिंग किया जाता है। हाकलिंग करने के प्रोसेस को लटकाने का प्रोसेस करते हैं। हाकलिंग मतलब लटकाना, रेशे को लटका दिया जाता है। उसके बाद फिर वेविंग का प्रोसेस किया जाता है। वेविंग मतलब क्या होता है, बुनाई। वेविंग मतलब बुनाई। उसके बाद स्पिनिंग का प्रोसेस या वेविंग का प्रोसेस किया जाता है। स्पिनिंग और वेविंग क्या है, यह वस्त्रों के परिसज्जा की एक विधि है। स्पिनिंग मतलब होता है कताई करना और वेविंग मतलब होता है बुनाई करना। बुनने और काटने के बाद हम रेशे को तैयार करते हैं। फिर हमारा आता किसी प्रकार के वस्त्रों को तैयार करने के प्रोसेस में हमारा 2 प्रोसेस होता है। एक होता है ताना विधि और दूसरा होता है बाना विधि। ताने और बाने विधि द्वारा ही हम किसी भी प्रकार के रेशे का तैयार करते हैं। ताना और विधि द्वारा क्या होता है, वस्त्रों की बुनाई होती है। यह होता है वस्त्रों की बुनाई। ताना और बाना द्वारा वस्त्रों की बुनाई कर ली जाती है। इसकी जब हम स्पिनिंग की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। स्पिनिंग की 2 विधियां हैं। पहला है ड्राई स्पिनिंग। पहला क्या है, ड्राई स्पिनिंग। ड्राई स्पिनिंग। फिर दूसरा क्या है, वेट स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग। ड्राई और वेट स्पिनिंग में यह होता है, इसमें क्या किया जाता है, कताई किया जाता है। इस प्रकार के कताई में ड्राई वाले में मोटे मोटे सूखे व सस्ते रेशे निकलते हैं। इससे
क्या किया जाता है, सस्ते रेशे निकलते हैं। इससे मोटे प्रकार के वस्त्रों को बनाया जाता है। और इस विधि में अच्छी गुणवत्ता वाला अच्छी गुणवत्ता वाले रेशे की क्या की जाती है, कताई की जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाला रेशा जो होता है निकल करके तैयार होता है। इसके रेशे महंगे होते हैं और मुलायम होते हैं। इसके रेशे महंगे और मुलायम होते हैं। अब करघा से यह निकल गया कपड़ा, इसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। इसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि करघे से उतरे हुए कपड़े को किस नाम से जानते हैं। तो हम करघे से उतरा हुआ कपड़ा ग्रे गुड्स कहलाता है। उतरा हुआ कपड़ा ग्रे गुड्स कहलाता है। अब करघे से उतर गया तो फिर उसके बाद भी परिसज्जा की जाती है। पहली परिसज्जा है फिनिशिंग की। फिनिशिंग परिसज्जा में हम क्या किया करते हैं, इसको साफ करते हैं। फिर डाइंग परिसज्जा की जाती है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग परिसज्जा की जाती है। प्रिंटिंग परिसज्जा करने के बाद हम रेशे को तैयार कर लेते हैं और उससे वस्त्र की बुनाई हो जाती है। चलिए हम जानते हैं लिनन के रेशे की कुछ विशेषताएं। ये विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। फिनिशिंग मतलब परिसज्जा कर लिया गया। परिसज्जा करने का जो प्रोसेस है उसमें कुटाई करना आता है। कुटाई करना क्या कहलाता है, कुटाई करना यानी कि जैसे कि इसकी जो सतह है वो टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी सतह होने के कारण हम इसे वस्त्र को सही से बुन नहीं पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े क्या होती हैं, हथौड़ियाँ होती हैं और इस पर लगातार चलाई जाती हैं। इसे कूट करके सतह को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। प्रश्न पूछता है कि सतह को बराबर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो वह एक कुटाई परिसज्जा कहलाती है। फिर आती है कैलेंडरिंग प्रोसेस। कैलेंडरिंग प्रोसेस पे किसी भी प्रकार के वस्त्रों को चमक लाया जाता है। कैलेंडरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, वस्त्रों पर चमक लाया जाता है। चमक लाने का प्रोसेस या चिकनापन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। फिर अगला आता है मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग परिसज्जा में भी क्या किया जाता है, चमक लाया जाता है। मर्सराइजिंग परिसज्जा में वस्त्र पर चमक लाया जाता है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है। रसायन का प्रयोग करके वस्त्र को क्या करते हैं, चमकदार बनाते हैं। जैसा कि कपास एक ऐसा रेशा है जो कि खुरदुरा रहता है। खुरदुरा होने के कारण इसमें चमक नहीं रहती है, तो इन सारे प्रोसेस द्वारा इसमें चमक लाई जाती है। फिर आता है इसमें साइजिंग प्रोसेस। साइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार के रेशे में क्या किया जाता है, वृद्धि करने का प्रोसेस, यानी कि उसके आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि करते हैं, उसे हम साइजिंग परिसज्जा कहते हैं। और एक बात, लिनन के रेशे में प्रतिस्कंदता व प्रत्यास्थता का अभाव होता है। प्रतिस्कंदता व प्रत्यास्थता का अभाव होता है।